नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका कि नाम है FIR। जी हाँ दोस्तों, अगर हम FIR के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली हम FIR को बहुत ही कॉमन सेंस में ले लेते हैं, बहुत ही साधारण रूप में इसको इंटरप्रेट करते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम FIR से क्या जानते हो, तो वो सिर्फ यही कहेगा कि जाके पुलिस थाने में एक रिपोर्ट लिखा दी जाती है, उसको हम FIR कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं कहूँगा कि FIR का जो अर्थ है ये यहीं तक सीमित नहीं हो जाता है। इसका जो अर्थ है ये बहुत ही ब्रॉड लेवल पर होता है। कब FIR होगा, कब नहीं होगा, कौन कौन से ग्राउंड होते हैं FIR के, कौन कौन से नहीं होते हैं, इसके अलावा ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं कि जब हम FIR तुरंत लिखवा सकते हैं या फिर कभी बाद में भी लिखवा सकते हैं। इसके अलावा अगर पुलिस अधिकारी हमारा FIR लिखने से मना कर दे तब हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सारी सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जो कि मैं एक एक पॉइंट आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ अपने खुद के नोट्स के साथ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि पुलिस अगर FIR आपकी ना लिखे तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज़ मिली हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले अगर हम FIR के बारे में बात करेंगे तो देखिए, FIR दो तरह के अपराधों के लिए होता है। वो कौन कौन से अपराध होते हैं? जो पहला हमारा अपराध होता है उसको हम बोलते हैं कॉग्निजेंस, और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेंस। इसको अगर हम हिंदी के माध्यम से समझेंगे तो बोलते हैं संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध। अब ये संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध क्या होता है, तो इसके लिए समझने के लिए हम सीधे अगर एक आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो आप यही जानिए कि संज्ञेय अपराध वो अपराध होता है जिसकी सज़ा जो है 3 साल से ऊपर की होती है। ठीक, उसको हम बोलेंगे संज्ञेय अपराध। वहीं अगर असंज्ञेय अपराध की बारे में बात करेंगे तो उसको हम कह देंगे कि इसकी सज़ा जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। अब वो कौन कौन से ग्राउंड होते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध को जो अलग करते हैं, चलिए उस एक एक ग्राउंड को हम समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है कि जो FIR रजिस्टर्ड की क्या क्या प्रोसेस होती है। तो जो संज्ञेय अपराध होती है इसमें जो है बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के FIR जो है दर्ज की जा सकती है। कोई बहुत बड़ा क्राइम हो गया है, अब जो क्रिमिनल है वो भागने वाला है या फिर उसकी संभावना ऐसी है कि वो देश छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के भाग जाएगा, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तत्काल जो पुलिस होती है वो उसके खिलाफ अपना क्या कहते हैं, गिरफ्तारी के लिए FIR दर्ज कर सकती है। बल्कि जो असंज्ञेय अपराध होता है उसमें जो है अनुमति लेनी पड़ती है कोर्ट की, बिना अनुमति के आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा गिरफ्तारी। गिरफ्तारी में हम क्या समझेंगे? इसमें है कि गिरफ्तारी में बिना अरेस्ट वारंट की गिरफ्तारी हो सकती है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो कहा जाता है कि वारंट दिखाओ, क्या आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ क्या ऐसे दोष लग गए हैं कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, तो उसको वारंट बोलते हैं। तो जो संज्ञेय अपराध होते हैं इसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें होती है। ठीक है। नेचर ऑफ क्राइम, जो वो अपराध है वो किस प्रकार का अपराध होता है, जब हम उसको संज्ञेय और असंज्ञेय बोलेंगे तो जो सीरियस मैटर होते हैं, गंभीर प्रकार के जितने भी अपराध होते हैं उसको हम बोलते हैं संज्ञेय अपराध। वहीं नॉन सीरियस जितने भी मैटर होते हैं उसको बोल देते हैं हम असंज्ञेय अपराध। ठीक है। उदाहरण के लिए इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा रेप, मर्डर, दहेज प्रथा और भी कई सारे। इसके अलावा इसमें क्या आ जाएगा? धोखाधड़ी, चीटिंग, असॉल्ट, ये सारे जो उदाहरण हैं ये सब आपको असंज्ञेय में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था बेसिकली आपको संज्ञेय तथा असंज्ञेय में थोड़ा सा डिफरेंट। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे अगर हम FIR के बारे में बात करें, FIR के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। कहीं भी आपको इसकी परिभाषा नहीं लिखी होगी कि FIR पर्टिकुलर इस चीज़ को कहा जाता है, क्योंकि FIR का जो टर्म होता है वो समय समय पर परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है। धारा 207 जो CRPC है वो क्या कहती है? वो कहती है यदि आपके खिलाफ FIR हुई है, ठीक है, तो धारा 154 सब क्लॉज 1 में तो जिस व्यक्ति के लिए FIR दर्ज हुई है उसे FIR की कॉपी मिली है कि नहीं यह बताता है। मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर FIR हुई है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जाके कहीं FIR करा रहा हूँ तो मुझे उस FIR की कॉपी मिली है कि नहीं, इसका प्रावधान हमारा कौन बताता है? 154 सब क्लॉज 1 ऑफ द CRPC। अगला पॉइंट इसमें क्या आता है? अगला पॉइंट इसमें आता है कि जो FIR होता है हमेशा संज्ञेय धारा में ही होता है। कभी भी आप FIR के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमेशा वो संज्ञेय अपराध के लिए ही होगा, असंज्ञेय अपराध के लिए कभी भी FIR दर्ज नहीं होता है। इसके लिए क्या दर्ज होता है? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, NCR। इसके लिए NCR भी
एनसीआर हम दर्ज करवाते हैं। तो एफआईआर संज्ञेय के लिए होता है और एनसीआर असंज्ञेय के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें अगली हेडिंग आती है, इट मे बी डिफाइंड एज फॉलो। इसको कैसे और डिफाइन किया गया है, देखिए इसमें क्या है कि यह शांति के लिए पुलिस को सूचना देना होता है। मतलब एफआईआर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भाई समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अगर कहीं अपराध हो रहा है तो उस अपराध से लोगों को बचाने के लिए ही हम पुलिस को एफआईआर दर्ज कराते हैं। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया कि यह सूचना संज्ञेय अपराध का होता है। ठीक है, कभी भी संज्ञेय अपराध होगा तभी हम एफआईआर की बात आएगी, अन्यथा एफआईआर की बात ही नहीं आएगी। ठीक, यह जो घटना होती है प्रथम सूचना दर्ज कराने को कहते हैं। अब जो पहली बार जो कोई भी घटना घटी, ए नाम की घटना घटी, तो इसकी जो सबसे पहली जो सूचना होती है उसी को हम एफआईआर बोलते हैं। एफआईआर का मतलब ही होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, तो जो पहली जो सूचना प्रदान की जाती है उसी को बोलते हैं एफआईआर। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, कुछ भी, जैसे कुछ अपराध ऐसे होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लगभग 2% हमारे ऐसे अपराध होते हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें जिसके खिलाफ अपराध हुआ है वही व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन ज़्यादातर 98% ऐसे मामले होते हैं जिसमें आप कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक, देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है, भले उसके खिलाफ उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हो या न हो। इसका मतलब ये था। अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि व्यक्ति की पहचान न हो पाने पर पुलिस स्वयं एफआईआर दर्ज कर सकती है। मान लीजिए सड़क पे कोई दुर्घटना घट रही है, कोई हाईवे है, अब हाईवे पे बीचों बीच कोई एक डेड बॉडी मिलती है, तो जब डेड बॉडी मिल जाएगी तो उसके ना कोई जान पहचान मिल रहा है, ना कोई इंसान मिल रहा है, मतलब कोई जो उसके बारे में बता सके, तो ऐसे मामले में क्या होगा, जो पुलिस होती है वो स्वयं एफआईआर दर्ज कर सकती है। उनमें से कोई एक व्यक्ति होता है वो अपने नाम पे कोई एफआईआर दर्ज करा देता है। क्यों, ऐसा क्यों ज़रूरी है? भाई ज़रूरी थोड़ी जब किसी का नहीं है, ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि बिना एफआईआर के कोई भी जांच नहीं हो सकती है। मतलब जांच करने के लिए आपको एफआईआर लिखना ही होगा, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है पुलिस के पास। ठीक है, एक केस इसमें आया था, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शिव सिंह। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में हम आपको बताते हैं कि इसमें हुआ था कि राजस्थान हाईकोर्ट इसमें क्या कहती है, इसमें राजस्थान हाईकोर्ट कहती है कि एफआईआर में एक कथन होना चाहिए। कभी भी एफआईआर होता है तो उसके लिए एक कथन होना चाहिए। ठीक है, कथन देने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, पुलिस अफसर का होना मौजूद होना चाहिए, और उसके फाइल में वो जो अपराध है उसको दर्ज होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ऐसे नहीं कोई फ़ोन करके कह दिया, फिर कोई जाके थाने के पास से चिल्ला दिया सर अपराध हुआ है अब एफआईआर हो गया, ऐसा नहीं है। आपको एफआईआर बाकायदे बैठ के लिखवाना पड़ेगा या फिर आपको लिख के देना पड़ेगा, और उस अपराध को पुलिस डायरी में नोट करवाना होगा। इसके अलावा उस कथन के लिए किसी व्यक्ति का होना, कोई व्यक्ति द्वारा कथन दिया गया हो, ऐसे नहीं कि कहीं हवाई में। तो इसका मतलब ये राजस्थान हाईकोर्ट ये कहती है कि एफआईआर के कौन कौन से ग्राउंड होने चाहिए, कथन होने चाहिए, और क्या होने चाहिए, व्यक्ति होने चाहिए, इसके अलावा क्या होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर होने चाहिए। ये 3 ग्राउंड जरूर होने चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है हम उसको भी समझ लेते हैं। क्रिमिनल लॉ मोशन के लिए एफआईआर बहुत ज़रूरी है। जो क्रिमिनल लॉ मोशन होता है उसके लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफआईआर होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा क्या है, पुलिस के पास बिना एफआईआर के जांच करने का कोई अधिकार ही नहीं है, तो फिर क्या करेगी, एफआईआर तो उसको मजबूरी में दर्ज करना पड़ेगा। अतः पुलिस सबूत नहीं इकट्ठा कर पाएगी। भाई जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक जांच नहीं होगा, जब तक जांच नहीं होगा तब तक सबूत नहीं मिलेगा, जब तक सबूत नहीं मिलेगा तो अपराधी के बारे में कैसे पता चलेगा, कोई भगवान थोड़ी है। चलिए अगला हम देखते हैं पॉइंट इसमें क्या कहता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि एक जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे। ठीक, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, डीएम या एसएसपी की होती है। ये डीएम का कार्य होता है जो जिले का होता है, और एसएसपी का होता है कि वो अपने जिले में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करके रखे। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा एफआईआर दर्ज कराया जा रहा नहीं कर रहा है, वो पुलिस अध्यक्ष या पुलिस के अधिकारी हैं, तो उसकी शिकायत कहाँ की जाएगी, डीएम एसडीएम इन लोगों के पास की जाएगी। तो इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो सजा देने का अधिकार होता है वो केवल न्यायिक जज को होता है। अब इन लोगों का काम, पुलिस का काम केवल एफआईआर दर्ज करना होगा, डीएम का उसकी सुनवाई का मतलब क्या, अगर इन लोग एफआईआर दर्ज ना करें तो। लेकिन जो सजा देने का कार्य होता है वो तो भाई न्यायपालिका के पास होता है, जज को होता है, और किसी को नहीं होता है। ठीक, इसमें फिर कह रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस अपने मन से अलग चार्ज नहीं लगा सकती है। अतः एक सेफ गार्ड है।
भाई जब तक एफआईआर नहीं दर्ज होगा तब तक पुलिस उसमें कुछ भी जोड़ गांठ कर सकती है, लेकिन जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गया, एक बार आपको रिसीविंग मिल गई, फिर उसमें आपको पुलिस कोई भी उसमें जोड़ गांठ नहीं कर सकती है कोई भी अपराध के बारे में। ठीक है, अब इसके कुछ इसेंशियल कंडीशन होते हैं, इसेंशियल कंडीशन के बारे में हम देख लेते हैं, जिसको हम केस के माध्यम से समझते हैं। वो केस हमारा क्या था? वो केस हमारा था मोनी मोहन वर्सेस एम्परर 1931। ये कलकत्ता का केस था, हमारे आज़ादी के लगभग कह सकते हैं 17-18 के आसपास के समय का पहले की बात है। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा था कि एफआईआर जो होती है वो लिखित होनी चाहिए। ठीक भाई, व्यक्ति को पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी अगर वो जाएगा थाने में लिखवाएगा तो उसको लिखा जाएगा, इसलिए एफआईआर लिखित होना चाहिए। मौखिक एफआईआर मान्य नहीं होता है। इसके अलावा अनपढ़ व्यक्ति भी जो बोलकर एफआईआर लिखवा सकता है, जैसा कभी हमने आपको बताया। यदि अपराध एक दूसरे से जुड़ा है तो एफआईआर की धारा को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आज हमने एक किसी पर्टिकुलर ए नाम के अपराध के लिए कोई एफआईआर करवाया, अब हमको 10 दिन बाद पता चलता है कि अरे जो बी नाम का जो अपराध हुआ है ये भी इसी से जुड़ा है, इसी के बदौलत ये भी हुआ है, तो हम जो एफआईआर की जो कॉपी लिए हैं उसमें हम इस अपराध को भी ऐड ऑन करा सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम इसमें अब ऐड नहीं करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? शर्त यह है कि उसके लिए इन दोनों का जो जुड़ा होना ये आवश्यक है। अगर नहीं जुड़ा होगा तो हम ऐसा नहीं करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम इसमें देखते हैं कि यदि एक अपराध संज्ञेय है तो मजिस्ट्रेट की अनुमति से एफआईआर दर्ज हो सकती है। ठीक है, यदि अगर अपराध जो है वो क्या है? संज्ञेय है। मतलब जैसे कहने का मतलब ये है, इसमें सोचिए अभी हमने क्या पढ़ा कि संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से अपराध वो कर सकती है, एफआईआर दर्ज कर सकती है, लेकिन असंज्ञेय में नहीं कर सकती है। अगर जैसे मान लीजिए 10 तरह के अपराध हुए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें बाकी सब असंज्ञेय अपराध होकर एक भी अगर आपको मिल गया संज्ञेय अपराध, तो उसमें पुलिस को तुरंत ये अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति से एफआईआर दर्ज कर सकता है। फिर उसमें मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही इसका कहने का मतलब है। अब इसमें हम इंफॉर्मेशन इज द कॉग्निजिबल केस 154 में इसको हम सीआरपीसी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं और ये क्या कहता है। ठीक, जो धारा हमारी 154 है इसके अंतर्गत सूचना जो प्राप्त की जाती है सीआरपीसी में, जहां संज्ञेय अपराध की सूचना दी जाती है। मतलब जो 154 धारा 154 ऑफ सीआरपीसी, इसमें केवल संज्ञेय अपराध की ही सूचना दी जाती है। यदि हम किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को मौखिक दिया जाता है तो ऑफिसर द्वारा उसे लिखना होगा, ये उसकी ड्यूटी है। कोई अनपढ़ व्यक्ति चला गया और कहा कि साहब ऐसा ऐसा हुआ कांड हुआ है, ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, अब उसको लिखना पढ़ना नहीं आता बेचारे को, तो ये पुलिस का काम है ना कि उसको लिखे, ये उसकी ड्यूटी है। अगला पॉइंट क्या है कि और जब वो लिख लेगा तो उसे पढ़कर उस व्यक्ति को सुनाएगा कि क्या लिखा है। ऐसा तो नहीं ना कि कुछ और बोला जा रहा है क के बारे में और लिख रहे हैं ख के बारे में। तो कहने का मतलब उसे पढ़कर सुनाना भी, ये भी उनकी ड्यूटी है। इसके अलावा जब सारे सूचना का रिकॉर्ड दर्ज होगा तो ये रिकॉर्ड इसका दर्ज कराना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब जो एक डायरी होती है उसमें इसको लिखना अनिवार्य होगा और उस पर हस्ताक्षर कराना आवश्यक होगा उस व्यक्ति का कि हाँ भैया हमने लिखा है। ठीक, इसके बाद क्या है कि एफआईआर के बाद जो उसकी कॉपी होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो होती है, जो एफआईआर कराता है उसको देनी होगी। इस पर कोई भी पुलिस वाला मना नहीं कर सकता है। अब हम आते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के बारे में। असंज्ञेय अपराध क्या होती है? अभी तक हमने संज्ञेय अपराध के बारे में देखा, अब असंज्ञेय अपराध के बारे में देखते हैं। तो ये जो अपराध होती है ये मुख्य रूप से इसमें एनसीआर दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट, ठीक, इसी को बोलते हैं एनसीआर। इसमें असंज्ञेय अपराध की जांच बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं हो सकता। इसमें आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी कोर्ट से, बिना परमिशन के आप इसमें एक कदम भी आगे नहीं हिल सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो असंज्ञेय अपराध पुलिस कोर्ट में ले जाती है, मतलब जरूरी नहीं है कि असंज्ञेय अपराध पुलिस जो है कोर्ट में ले जाती है तो मजिस्ट्रेट उस पर अनुमति दे दे। कहने का मतलब कोई मान लीजिए असंज्ञेय अपराध है तो उस पर जब तक वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो ये मजिस्ट्रेट का काम होगा कि उस पर अनुमति दे कि ना दे, कि आप इस पर जांच करिए या ना करिए। अगर मजिस्ट्रेट को लगा कि भाई ये मामला जांच के लायक नहीं, इसको ख़त्म करना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट वहीं उसको क्लोज कर देगा। ठीक, एनसीआर का जैसे मैंने आपको भी मतलब बताया ऊपर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है कि सीआरपीसी की 155 में यह प्रावधान किया गया। ये जो प्रावधान किया गया है मजिस्ट्रेट की पावर का, ये कहाँ किया गया है? सीआरपीसी के सेक्शन 155 में। अब देख लेते हैं 155 होता क्या है। ये जो है नॉन कॉग्निजेबल
का प्रोसेस बताती है। जब थाने से जुड़ी हुई सूचना अधिकारी को मिलती है तो वह उसे जनरल डायरी में लिखेगा तथा मजिस्ट्रेट के सामने अनुमति के लिए भेजेगा। ठीक, कोई भी अगर सूचना दी जा रही है तो उसको जनरल डायरी में नोट किया जाएगा, फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट का क्या है कि मजिस्ट्रेट के अधिकार से ज़्यादा समय वाले सज़ा के केस में वह मजिस्ट्रेट ऊपर की भेज सकता है। कहने का मतलब यह, कोई मान लीजिए मजिस्ट्रेट है, उसको केवल 3 साल की सज़ा देने का ही केवल प्रावधान है 3 साल के अपराध के लिए, तो वो क्या करेगा, उस जो अपराध को है उसको संज्ञान में लेगा और उसको ऊपर की अदालत में भेज देगा। तो ये उसकी पावर होती है। ऐसा नहीं कि वो कह देगा भैया हम नहीं सुनेंगे, ले जाओ यहाँ से, वो उसको ऊपर भेज देगा। ठीक, कह रहा कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद गिरफ्तारी का अधिकार नहीं कर सकती है। कहने का मतलब कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद गिरफ्तारी का अधिकार नहीं कर सकती है, पुलिस केवल जांच कर सकती है। अब भाई कोर्ट से परमिशन मिल गया तो ऐसा थोड़ी तुरंत उसके हथकड़ी लेगा, ले जाकर जेल में ठूंस दिए उसको, ऐसा नहीं है। वो केवल जांच के लिए उनको परमिशन मिलती है कि पहले आप जांच करिए, और जांच अगर परमिशन हो जाए फिर उसके बाद से आपको लगी गिरफ्तारी है तो पुनः आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, एक बार और से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि धारा 155 का 4 CRPC क्या कहती है कि एक से ज़्यादा अपराध में एक भी संज्ञेय अपराध अगर मिल गया तो वहाँ 155 लागू नहीं होगा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 10 अपराध है, ठीक है, 10 में से अगर एक भी अपराध ऐसा मिल गया जो क्या है, जो संज्ञेय अपराध हो गया, तो ऐसे मामले में पुलिस को तुरंत ये पावर हो जाती है कि इसको गिरफ्तार करे बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन के। ठीक, तब वहाँ पे 155 लागू नहीं होता है। अब इसकी कौन कौन से रेमेडीज़ होते हैं हम इसको भी देख लेते हैं कि व्हाट रेमेडीज़ अवेलेबल व्हेन द पुलिस रिफ्यूज टू रजिस्टर्ड FIR। ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जब अगर जो पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है तो हमें कौन कौन सा FO मिला हुआ है, रेमेडीज़ मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यदि थाना अध्यक्ष FIR नहीं लिखता है तो उसकी शक्ति होती है कि कुछ वैध कारणों के साथ उसे निमे, मतलब अगर FIR नहीं लिखता है तो भाई उसको कारण बताना होगा ना कि भाई हम इस कारण वजह से नहीं लिख रहे हैं। ठीक, तो वो कौन कौन से कारण, इसको हम देख लेते हैं कि यदि वह अपराध उस थाने के जुरिस्डिक्शन से बाहर हो। भैया मान लीजिए A नाम का थाना है, A को इतने दूर का जुरिस्डिक्शन प्राप्त है, घटना घट रही है यहाँ पे क नाम के जगह पे। अब यहाँ का व्यक्ति आएगा, कहेगा भैया हमारा वो लिख लीजिए, FIR लिख लीजिए, तो ये तो मना कर देंगे, भैया ऐसा हम नहीं लिखेंगे, जाइए आप अपने थाने के पास जाइए। तो ये पुलिस की पावर होती है, तो ऐसे मामलों में वो मना कर सकता है। इसके अलावा यह पूरी तरीके से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो तुरंत FIR नहीं दर्ज करेगा, पहले वो मजिस्ट्रेट से परमिशन लेगा तब जाके उसको FIR लिखेगा। ऐसे मामले में देखिए, अब जब इस तरह के मामले आते हैं जब पुलिस FIR नहीं लिखती है तब बात आती है 0 FIR की। 0 FIR क्या होता है हम उसको भी समझ लेते हैं कि संज्ञेय अपराध होने पर देश के किसी भी थाने में 0 FIR दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो देश का कोई भी कोना है आप वहाँ से 0 FIR लिखवा सकते हैं। उसके बाद वो जो थाना होगा वो उसके जो लोकल जुरिस्डिक्शन वाले थाने में उसको क्या कर देगा, उसको ट्रांसफ़र कर देगा। अगर ऐसा कोई मना करता है करने से तो उसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है। ठीक है, तो 0 FIR इसी को कहते हैं कि आप कहीं से भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं। 1994 में एक हरियाणा का केस आया था जो कि भजन लाल इसमें शामिल थे। इसमें क्या कहा गया था कि संज्ञेय अपराध में केस दर्ज करना ही होगा, नहीं तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति मना करे कि हम नहीं FIR नहीं दर्ज करेंगे, अगर वो संज्ञेय अपराध है फिर भी, तो भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनको झेलना पड़ सकता है। स्टेटरी रिमेडी क्या होगी ये, अब इसको भी देख लेते हैं कि धारा हमारे 154 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है CRPC का। ये कहता है कि FIR लिखने पर मना करने पर SP SSP को रजिस्टर्ड पोस्ट के साथ उसे संज्ञेय अपराध की जानकारी देंगे और FIR दर्ज कराने का अनुरोध करेंगे। आप मान लीजिए किसी थाने में गए, वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं कहिए भाई ऐसा हम नहीं लिखेंगे, जाओ जो करना हो कर लो, तो आपके पास ऑप्शन और बचा है। क्या ऑप्शन बचा है कि आप उस ज़िले के SP को, SSP को आप क्या करिए, एक एप्लीकेशन लिखिए रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से और उनसे आग्रह कीजिए कि साहब हम गए थे थाने में और ये अपराध है, इस धारा के अंतर्गत आता है, ये संज्ञेय अपराध है, इसकी हम सूचना दे रहे थे लेकिन उन्होंने हमारा अपराध नहीं कबूला, इसको FIR नहीं लिखा। तो ऐसे मामले में आप इनके पास जा सकते हैं। अब भैया मान लीजिए मूड इनका ख़राब है और SP और SSP भी कहेंगे कि भैया ऐसा है हम FIR नहीं लिखेंगे, जाओ तुमको जो करना हो कर लो। ठीक, तो
ऐसे मामले में क्या होगा, ऐसे मामले में फिर हम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन अगर एसएसपी और एसपी ने संज्ञान ले लिया तो स्वयं भी जांच के लिए निकल सकते हैं। ठीक है, इसमें अपराध वाले स्थान के अंतर्गत, एक मिनट, इसमें अपराध वाले स्थान के अंतर्गत आने वाले एसएचओ ही जांच कर सकते हैं, लेकिन बात एसपी तक जाने पर कोई भी अधिकारी जांच कर सकता है। ठीक है, अगर बात जब एसपी तक पहुंच जाएगी तब उसकी कोई भी अधिकारी जांच कर सकता है। जब एसपी भी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो उस क्षेत्र के कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे और अपराध का संज्ञान देंगे। ठीक, धारा 156 का सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 156(3) की सहायता से लेने के लिए 154(1), 154(3) की सहायता ली जा सकती है हो यह आवश्यक है। ठीक है, कि 156(3) की सहायता लेने के लिए 154(1) और 154(3) की सहायता ली जा सकती है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि न्यायालय के पास 156(3), ठीक है, 156(3) पर जाने के बाद न्यायालय 190 में पहले संज्ञान लेगा। जब आप न्यायालय के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो सेक्शन 190 के खिलाफ पहले उसका संज्ञान लेगा, फिर उसको एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देगा। आदेश देने के बाद फिर क्या होगा, अब देखिए 190 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। 190 क्या कहता है, हमारा जो 190 है वो कहता है कोर्ट जो है कंटेम्प्ट कंप्लेंट प्रोसीडिंग पर लेगा। 190(a) का सब क्लॉज 190(1) सब क्लॉज ए, इसमें क्या है, कोर्ट जो है कंप्लेंट प्रोसीडिंग पर लेगा। इसके अलावा बी में क्या कहा गया है, सुओ मोटो संज्ञान भी माध्यम से भी वो 6 में सूचना संज्ञान ले सकता है। मतलब स्वयं अगर उसको कहीं न्यूज़पेपर अखबार के माध्यम से अगर मिल जाता है कोई संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी, तो उसको क्या कर सकता है, वो उसका संज्ञान स्वयं ले सकता है, जिसको हम कहते हैं सुओ मोटो संज्ञान। 190(1) का सी क्या कहता है कि कोर्ट संज्ञान लेगा और कोर्ट में रिपोर्ट लिखने के लिए आदेश देगा। मतलब सी के माध्यम से वो क्या कहेगा, पहले उसका संज्ञान लेगा और उसको कहेगा कि ऐसा आप इसको रिपोर्ट लिखिए, नहीं तो फिर हम आपके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का वो कराएंगे। अब कंप्लेंट प्रोसीडिंग क्या होती है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी में व्यक्ति डायरेक्ट कोर्ट में जा सकता है। अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है तो भाई ये मोहल्ले के उसमें किसी नहीं जाएगा, सीधे कोर्ट में पहुंच जा सकता है कि भैया हमारे फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है, जिस पर कोर्ट अगर संज्ञान लेकर आगे बढ़ सकती है। ये कब कहाँ मिला है, ये धारा 200 के अंतर्गत सीआरपीसी में बताया गया है। और यह उस व्यक्ति को गवाह के तौर पर मानकर अपनी जो है जांच पड़ताल शुरू कर सकती है। ठीक है, अब इसकी जुडिशियल रेमेडी क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को हम फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर अप्रोच कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। इसके अलावा क्या है कि क्या हम मोबाइल पर भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, कोर्ट क्या कहती है इसमें, कोर्ट कहती है कि जब भी फ़ोन के द्वारा कोई व्यक्ति सूचना दी जाती है तो पुलिस कार्य तत्काल वहाँ पे पहुँचना होता है, तुरंत एफआईआर दर्ज करना नहीं होता है। पहले वहाँ जाएगी, देखेगी, समझेगी क्या है क्या नहीं है, फिर एफआईआर दर्ज करेगी। ऐसी सूचना पर एसएचओ एफआईआर नहीं मानेगा, बल्कि वहाँ पहुँचेगा। ठीक है, वहाँ पे एफआईआर नहीं दर्ज होगा। इसके अलावा एक केस आया था, उसमें कौन सा केस था, सिद्धार्थ वशिष्ठ वर्सेस एलियास मेम्स का केस था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ये एनसीटी दिल्ली का केस था। इसमें हुआ था कि यदि फ़ोन पर अपराध निर्धारित नहीं हो पाता है तो एसएचओ एफआईआर दर्ज करके भी आगे बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई फ़ोन आया कि भैया यहाँ पे बहुत मार काट हो रहा है, झगड़ा लड़ाई हो रहा है, और उसकी वजह से फ़ोन कट जाता है। अभी जो एसएचओ साहब हैं वो पूरी तरीके से बात नहीं कर पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं, तो लकली को ऐसा आभास हो जाता है कि मामला बड़ा गंभीर है। तो ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करा के तुरंत उसको आगे भी बढ़ सकते हैं। और यदि फ़ोन केवल पुलिस को बुलाना होता है तो पुलिस एफआईआर करने के लिए बाध्य नहीं। अगर मान लीजिए कोई ऐसे फ़ोन करे कि हम पुलिस को बुला लें तो उसके लिए वो पुलिस एफआईआर लिखने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, लॉ कमीशन इसमें क्या कहती है, लॉ कमीशन कहती है कि हर थाने में 2 तरह की विंग होने चाहिए। कौन कौन से, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग होने चाहिए, दूसरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, तभी पुलिस समय पर अपने घटनास्थल पर पहुंच पाएगी। ये आवश्यकता है। ठीक, इसके अलावा क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द कंसीडर इज़ एन एफआईआर, मतलब कौन तरह के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं जो एफआईआर को लिखने के लिए हम सफिशिएंट मानेंगे। ठीक, तो एफआईआर के लिए जो है केवल संज्ञेय अपराध पर ही हम एफआईआर को मानेंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम एफआईआर के लिए समय सारी जानकारी दें।
हो सकता है हमें जानकारी पूरी ना पता हो, लेकिन इतनी जानकारी पता है कि हम उसे सिद्ध कर दें कि यह संज्ञेय अपराध है, तो उससे भी एफआईआर दर्ज हो सकता है। इसके अलावा क्या है, केवल संज्ञेय अपराध की सूचना देना ही आवश्यक है। मतलब आप केवल सूचना दे दीजिए कि भैया संज्ञेय अपराध है, उसके बाद से फिर एफआईआर दर्ज उनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपराधी के बारे में पता नहीं होता है। तो जब अपराधी के बारे में पता नहीं होगा, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ट्रेन में है, ट्रेन में गया, आपका वो चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया, आपको कोई मार के चला गया, फिर वो भाग गया, अब आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो ज़रूरी थोड़ी कि आप उसके बारे में जब तक पूरा विवरण नहीं देंगे तब तक एफआईआर नहीं दर्ज होगा। नहीं होगा एफआईआर दर्ज, क्योंकि एफआईआर के अपराधी के बारे में कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता होता है। ठीक है, अब कब सूचना नहीं माना जाएगा, हम इसको भी देख लेते हैं। जब एक बार जांच शुरू हो जाती है तो उसके बाद अगर कोई प्रथम सूचना नहीं माना जाएगा। एक बार भाई एफआईआर हो गया, जांच शुरू हो गया, तो हम उसको एफआईआर नहीं कह सकते हैं। ठीक, फ़ोन पर दी गई जानकारी एफआईआर तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक व्यक्ति अपनी पहचान तथा घटनास्थल के बारे में जानकारी ना दे दे। ठीक है, मान लीजिए कोई फलाने किसी रॉन्ग नंबर से फ़ोन किया, कहीं ऐसा रही यहाँ पे मर्डर हुआ है, उसका फ़ोन काट दें, फ़ोन स्विच ऑफ, न अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, न जगह के बारे में बता रहे हैं, तो भैया कहाँ से एफआईआर दर्ज होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहचान और घटनास्थल के बारे में जानकारी देनी होगी। केवल सभा का होना अपराध की ओर इंगित नहीं करता है। सभा का होना का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कहीं भीड़ लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे अपराध होने वाला, उसके लिए अपराध का होना भी आवश्यक है, ये इसमें कहा जा रहा है। What must on the file contained, FIR contain, इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, चलिए हम इसको देख लेते हैं। जो व्यक्ति जानकारी दे रहा हो वह स्वयं अपनी आंखों से, कानों से देखा और सुना होगा, तभी वो एफआईआर होगा। ठीक है भाई, कहीं देखा है, कहीं सुना है, कहीं किसी से पूछा, तभी तो वो एफआईआर दर्ज कराएगा। कि ऐसे हवा में जाके बात कर दिया, ऐसा है सर हमको एक एफआईआर दर्ज लिखाना है फलाने जगह के लिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगर सूचना देने वाले व्यक्ति को पता है उसके बारे में तो सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति सूचना दे रहा है, अगर उसको अपराधी के बारे में पता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी देगा, पूरी जानकारी इकट्ठा करनी होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, गवाह के बारे में पूरा बताना होगा कि किस समय, किस तारीख और अपराध करते समय क्या उसका मोटिव था। ठीक है, तभी वो एफआईआर लिखा जाएगा। मोटिव जो होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये सबसे बड़ा कारण होता है एफआईआर लिखने के पीछे, कि भैया किस इंटेंशन से किसी ने अपना अपराध किया है, किस इंटेंशन से किसी को मारा है, तो ये मोटिव का जानना बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अच्छा एक अपराध में क्या क्या आ सकता है, इसका ये एक उदाहरण है कि मतलब एक अपराध में ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि व्हाट इज़ द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द एफआईआर, साक्ष्य के तौर पर हम कौन कौन से एफआईआर को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इसमें है द स्टेटमेंट कमिटेड टू द पुलिस आर द डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी, ये 3 तरह की भागों में बांटा गया है। पहला क्या है कि अगर मान लीजिए अखबार प्रेस के माध्यम से कोई एफआईआर होता है, कोई मान लीजिए कोई घटना के बारे में पता चलती है तो उस पर भी एफआईआर हो सकता है। इसके अलावा केवल सब्सटेंटियल एविडेंस के आधार पर सज़ा हो सकती है, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए मरता हुआ व्यक्ति है और मरते मरते बोल दिया कि ए नाम के व्यक्ति ने हमको जहर देने की कोशिश की थी, मेरा गला दबाया था, तब वो मान लिया जाएगा कि भैया उस आधार पर उस व्यक्ति को सज़ा होनी ही है। उसको ये माना जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, इसको हम बोलते हैं सब्सटेंटियल एविडेंस। ठीक है, चलिए हाउएवर एफआईआर में बी अंडर फॉर द फॉलोइंग पर्पस। ठीक, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि जो एफआईआर दर्ज करा रहा है और यदि ट्रायल में दूसरा कथन देता है, कहने का मतलब ये है कि एफआईआर दर्ज करा रहा है तो उसमें बोल रहा है ABC, ठीक, और जब ट्रायल करा रहा है, जब ट्रायल हो रहा है तो उसमें दूसरा कथन देता है, तो DEF देता है, तो उसमें फिर क्या होगा, उसको कंडोलेट कर दिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि भैया इन्होंने गलत दिया, ये पूरी तरीके से बेकार है, इसको फिर रद्द कर दिया जाएगा। फिर कह रहा है चूँकि एफआईआर में ट्रायल में ज़्यादा अंतर हो सकता है, इसलिए कथन का थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज मान लीजिए कोई घटना घट रही है, जिसकी घटना है ABC, 1 साल बाद इसका ट्रायल चलता है तो वही व्यक्ति उस जो गवाह है उस पर वो गवाही देता है कि भैया वहाँ पे BCD नाम का घटना घटी थी। कहने का मतलब है ये दोनों में से देखिए BC तो कॉमन है ना, कुछ एविडेंस मिलने चाहिए, पूरे के पूरे नहीं अलग होने चाहिए, क्योंकि भैया अब 2 साल बाद अब ट्रायल चलाएंगे तो इसकी इतनी मेमोरी सबकी अच्छी नहीं होती है कि वो सारी चीज़ों को एकदम सही बताए, मेमोरी कम भी हो सकती है। तो इसमें यही कह रहा है कि थोड़ा बहुत बदलाव चल सकता है, पूरा नहीं।
स्वयं के खिलाफ दिया गया कथन एफआईआर का आधार नहीं हो सकता है अगर सबूत नहीं मिले। कोई व्यक्ति मान लीजिए आए अपने घर में अपनी पत्नी को, बच्चे को, सबको मार के आए और जाके थाने में कह रहा है कि सर ऐसा है कि हम अपने पत्नी को मार दिए, बहुत झगड़ा करती थी, बहुत हमको मारती पीटती थी कभी कभी, तो हम उसको हत्या करके आए हैं। अब भैया अगर जब तक उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा तब भी उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगा। कहने का मतलब यही है कि स्वयं के खिलाफ दिया गया जो बयान होता है, कथन होता है, उसमें के आधार पर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है। कब? सबूतों के अभाव में। अगर सबूत मिल जाएगा तो भैया जय जय सीताराम। ठीक। कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं कि जब डिले हो जाता है एफआईआर दर्ज कराने में, तो वो कौन कौन से होते हैं? डिले इन फाइलिंग एफआईआर। भाई डिले कब जस्टिफाई होगा? यह एक बड़ी से बड़ी जांच को भी प्रभावित कर सकता है। भैया आप एफआईआर में डिले करेंगे तो बहुत से बहुत भाई सबूत मिट जाएगा, तब तक क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, तो ये बड़ी से बड़ी जांच को भी प्रभावित करता है ये डिले ऑफ फाइलिंग एफआईआर। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जल्दी अपराध एफआईआर कराने की आवश्यकता, जल्दी अपराध का एफआईआर कराने की आवश्यकता अपराधी को सज़ा दिलाने की होती है। भाई जल्दी एफआईआर करेंगे, जल्दी ट्रायल होगा, जल्दी एक्विटल होगा, जल्दी सज़ा मिलेगी। ठीक। लेकिन डिले होने पर सबूत खत्म हो सकते हैं तथा घटना के बारे में तथ्य भूला जा सकता है देर होने पर। भैया 10 साल हो जाएगा तो कोई एफआईआर लिखवाएगा तो हो सकता है उसके बारे में उसकी पूरी नॉलेज भूल गया हो, उसकी मेमोरी कमज़ोर हो गई हो, तो ये कहा जा रहा है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि यदि देरी का सही कारण न दे पाने पर सिर्फ कोर्ट अपने विवेकानुसार पर फैसला ले सकती है। अगर आपने कोई देर से कोई एफआईआर दर्ज कराया, देर से करा रहे हैं, अगर आप सही से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि भैया इस कारण से हमारा देर हुआ है, तो फिर कोर्ट उसमें अपना विवेकाधिकार का इस्तेमाल करेगी। ठीक। चलिए, ऐसा सीआरपीसी में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिकली अप्रोच है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है कि अगर आप देर कर रहे हैं तो देरी का कारण बताइए। एक केस आया था, इसमें रघुवीर बनाम हरियाणा का केस था। इसमें केस में क्या कहा गया था, चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। इस केस में कहा गया था कि कोई भी घातक दुर्घटना होने पर इलाज के दौरान अगर डिले होने पर सफिशिएंट कारण मान सकता है। मान लीजिए कोई इतना बड़ा दुर्घटना हो गया कि किसी व्यक्ति का इलाज कराने में ही 6 महीने लग जा रहा है, 8 महीना लग जा रहा है, उसके बाद वो व्यक्ति एफआईआर करा रहा है, तो वो जस्टिफिएबल होगा, उसको मान्य माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि वो डिले हो गया तो नहीं एफआईआर दर्ज होगा। ठीक है। अब देखो, डिले इन फाइलिंग एफआईआर इन द केस ऑफ रेप के केस में जब डिले होता है वो कब मान्य होता है? इसमें ऐसा हो सकता है कि जो लड़की होती है वो डिप्रेशन में चली गई हो। इसके अलावा घर वाले अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए एफआईआर न करने दिए हों। इसके अलावा अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो 1 साल से भी अधिक का डिले जो है वो जस्टिफिएबल होगा। मान लिया जाएगा, कोर्ट मान सकती है कि हाँ भैया ठीक है, तो आपने जो डिले किया इसका कारण है, क्योंकि ये फिजिकल के साथ मेंटल टॉर्चर भी है, मेंटल भी उसके साथ हरासमेंट हुआ है, तो यहाँ पे जस्टिफिएबल होगा, यहाँ पे माना जाएगा कि डिले के लिए। अगला पॉइंट हमारा आता है कि हरपाल सिंह बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में। इस केस में भी हम देख लेते हैं। इसमें केवल 10 दिन के डिले को भी माना गया था। देखिए, इसमें केवल 10 दिन के डिले के लिए मान लिया गया था, लेकिन अभी हम बता रहे 1 साल से भी ज़्यादा क्या मान्य हो सकता है। अब देखिए, नो द लॉ ऑफ द फाइलिंग एफआईआर। इसमें क्या हुआ था, इसमें स्टेट ऑफ हरियाणा मतलब भजन लाल के केस में फिर से एक केस आ गया। इसमें देखते हैं क्या हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि धारा 41 पुलिस को ताकत देती है कि वो अपने संतोष पर संज्ञेय अपराध के लिए गिरफ्तारी कर सकती है। अगर पुलिस को लग जा रहा है कि भाई मामला संज्ञेय है, इस पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, तो अपने केवल संतोष पर ही वो क्या कर सकती है, वो गिरफ्तारी कर सकती है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, इसमें अगला पॉइंट हमारा आता है, अगर पुलिस को जांच के बाद ऐसा लगता है कि जो एफआईआर है वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है, तो उसको क्या करना होगा, उसको कोर्ट के सामने भेजना होगा। इसके अलावा अगर विलंब होता है तो विलंब का उसको सूचना देना होगा, इसमें ये बताया गया है। इसके अलावा जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उसको कहाँ लिखना होगा, उसको जनरल डायरी में उसको लिखना होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें कोर्ट ने क्या कहा, उसमें कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए। तो वो कौन कौन से थे, वो जैसे हमारे मैटर आ गया, फैमिली डिस्प्यूट का आ गया, दहेज प्रथा, व्यापार, भ्रष्टाचार, मेडिकल नेग्लिजेंस, ये सब के मामले में हमारा क्या बोलते हैं, ऐसे के मामले थे जिसमें कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया, कहा कि आप 7 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी कर लीजिए।
तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्या समझा था? इस वीडियो में हमने समझा कि FIR के बारे में, ठीक, FIR के बारे में, केस लॉस के बारे में, कॉग्निटिबल ऑफेंस के बारे में, नॉन कॉग्निटिबल ऑफेंस के बारे में, तो अगर पुलिस FIR न दर्ज करे तब हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इन सब वीडियो में इस सारे क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया। दोस्तों आई होप कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।